नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद, परंतु उससे पहले एक सुविचार। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। कितनी सुंदर बात कही गई है कि जिंदगी में हम सफलता की कितनी ही सीढ़ियां क्यों न चढ़ते जाए, हमें लोगों के साथ विनम्रता और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है हमें जीवन में कभी असफलता का या हार का मुंह देखना पड़े, तो दोबारा हमारी मुलाकात इन लोगों से हो सकती है। तो बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। वाक्य के बारे में जानने से पहले हमें शब्द के बारे में पता होना चाहिए, और शब्द के बारे में जानने से पहले वर्ण के बारे में पता होना चाहिए। वर्ण जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल ध्वनि यानी जिसके कारण जो है भाषा में शब्द और वाक्य बनते हैं, उसे जो है वर्ण कहा जाता है। इन्हीं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो स्वतंत्र सार्थक इकाई बनती है, यानी जिसका अपना कोई अर्थ निकले, उसे शब्द कहा जाता है। जैसे दो वर्ण हम ले लेते हैं, ब जबा स, आप देख रहे होंगे, तो इन दो वर्णों को मिलाकर बन गया बस। दो से अधिक वर्ण देख लेते हैं, क जबा म जमा ल, तो दो से अधिक वर्ण इन तीनों को मिलाकर बन गया कमल। आगे बढ़ते हैं। वाक्य इन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं सुबह होते ही दिल्ली निकल जाऊंगा, या एक और उदाहरण ले लेते हैं, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। आगे आप देखेंगे वाक्य के अंग। आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में बताने से पहले वाक्य के अंग के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आप सरल और साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर इन दोनों शब्दों का जो है प्रयोग देखेंगे। तो बढ़ते हैं। वाक्य का पहला अंग है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाए, यानी जो वहां पर काम को करने वाला है, यानी जो करता है, जिसे आप टेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं, उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, माँ बाजार से फल लाती है, तो यहाँ पर वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? माँ के बारे में बात की जा रही है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? माँ है। तो वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, उसे जो है विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है, जैसे उदाहरण मैंने आपको ऊपर भी लिखा था, माँ बाजार से फल लाती है, तो यहाँ पर माँ के बारे में क्या बात की जा रही है? माँ के बारे में कहा जा रहा है कि माँ बाजार से क्या कर रही है? फल ला रही है। तो ये यहाँ पर विधेय है। तो बढ़ते हैं आगे। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो तीन होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इसे जो है साधारण वाक्य भी कहा जाता है। आप लोग देखेंगे कि जिस वाक्य में भले ही उद्देश्य अथवा कर्ता यानी काम को करने वाले एक या उससे अधिक हो, किंतु उनकी मुख्य क्रिया एक ही होनी चाहिए, वो सब मिलकर जो है एक ही काम को करे, वहां पर जो है सरल या साधारण वाक्य होता है। आपने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है, वहां पर सरल वाक्य होता है। अगर आप कोर्स बी जो हिंदी है, क्लास 10 की, ग्रेड 10 की, वहां पर अगर आप उसके प्रीवियस पेपर देखें, तो आप वहां पर इस तरह के जो है उदाहरण देख सकते हैं कि वहां पर उद्देश्य एक से अधिक दिए गए हैं। तो इसलिए सरल वाक्य की पहचान को आप याद रखें कि भले वहां पर उद्देश्य यानी काम को करने वाले जरूरी नहीं है एक होगा, एक से अधिक भी होंगे, परंतु उन सब की मिलकर एक ही मुख्य क्रिया होगी, वो सब मिलकर एक ही काम को कर रहे होंगे, वहां पर आपका सरल या साधारण वाक्य होगा। जैसे स्वाति और अरुण पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक है, स्वाति और अरुण ये दोनों उद्देश्य है, परंतु ये दोनों मिलकर एक ही क्रिया कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जाने की। तो इसलिए दिए गए वाक्य में जो है सरल या साधारण वाक्य है। दूसरा इसका भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, अब आप बोलेंगे उपवाक्य क्या होता है? वाक्य का जो अंश होता है, वाक्यांश जिसे कहते हैं, वाक्य का जो अंश होता है, एक वाक्य के अंदर जो वाक्यांश होगा,
वाक्य का जो अंश होगा उसे उपवाक्य कहा जाता है। जिस उदाहरण के तौर पर आप सोशल साइंस में प्रश्न ले लीजिए, 1857 की क्रांति के बारे में लिखिए, तो उसमें जो है एक टाइटल होगा और जो उसके अंदर होते हैं वो सब टाइटल होते हैं। उसी तरीके से वाक्य के अंदर जो वाक्यांश होते हैं, वाक्य का जो अंश होते हैं, उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। तो स्वतंत्र उपवाक्य का अर्थ यहाँ पर है कि जो अपने आप में जो है पूरा अर्थ रखते हैं, यानी जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो अपना पूरा अर्थ देंगे और इन्हें योजक चिन्हों के द्वारा जो है जोड़ा गया होगा। संयुक्त वाक्य की एक और पहचान है कि इसमें सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं। वाक्य के अंदर जो उपवाक्य होगा वो प्रधान होगा, यानी अपना अलग अर्थ देगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होगा। संयुक्त वाक्य में जो है साधारण और मिश्र वाक्यों का वेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। अब आप बोलेंगे संयोजक अवयव क्या होते हैं? जो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे नीचे दिए गए और, किंतु, परंतु, तथा, या, इसलिए, अथवा, अन्यथा, अन्यथा, अतः, ये योजक शब्द हैं। इनका प्रयोग आप समास में भी देखते होंगे। द्वंद्व समास में आपने देखा होगा, जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें संयोजक अवयव भी कहा जाता है कि दो वाक्यांशों या उपवाक्यों को जो है जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें जो है समूचे बोधक अवयव भी कहा जाता है। योजक शब्द जो है समूचे बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। और, किंतु, परंतु, इन्हें संयोजक अवयव, योजक शब्द या समूचे बोधक अवयव भी कहा जाता है। अगर आप पिछले वर्ष का कोर्स बी हिंदी ग्रेड 10 का सैंपल पेपर अगर देखें तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर अब प्रश्न पत्र पहले बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आ रहा था, परंतु अब उन्होंने थोड़े उसमें चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं। तो वहां पर प्रश्न परिभाषा के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में, कारण के रूप में पूछे जा रहे हैं। तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त वाक्य में समूचे बोधक अवयव की क्या भूमिका है? तो आप लिख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में समूचे बोधक अवयव जो है दो उपवाक्यों को जो है जोड़ने का काम करते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं मुख्य होते हैं, यानी प्रधान होते हैं, यानी अपना पूरा अर्थ दे रहे होते, और जब हम वो अपना अर्थ प्रकट करते हैं तो वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने नीचे लिखा है, जल्दी चलिए, अन्यथा देर हो जाएगी। मैं जैसे बोल रही हूँ, स्वाति जल्दी चलो, तो स्वाति समझ के कि मैं उसे क्या बोल रही हूँ, जल्दी चलने के लिए बोल रही हूँ। यानी जो मैंने वाक्य के अंदर उपवाक्य बोला, ये किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर निर्भर नहीं है। अगला उपवाक्य है देर हो जाएगी, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है, और इन दोनों को जोड़ने का काम जो है यहाँ पर अन्यथा कर रहा है। इसे क्या कहा जाएगा? समूचे बोधक अवयव, योजक शब्द या संयोजक अवयव। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसे कहा जाता है। बच्चों, मैंने इन्हें पॉइंट्स के रूप में इसलिए लिखा है, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछा जाए, संयुक्त वाक्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, संयुक्त वाक्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, मिश्र वाक्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, इसलिए मैंने इनको जो है पॉइंट्स के रूप में लिखा है। मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और जो अन्य उपवाक्य होंगे वो आश्रित होंगे, यानी इसके ऊपर निर्भर होंगे। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में जो है उपवाक्य समूचे बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वैसे मिश्रित वाक्य में वाक्य व्यधिकरण योजक से जो है जुड़े होते हैं। ये व्यधिकरण योजक कौन से हैं? आप नीचे देखेंगे, जो, सो, जैसा, वैसा, जहां, वहां, कि, क्योंकि, अगर, यदि, जिसे, उसे, वही, तो इत्यादि, ये सभी क्या है? व्यधिकरण योजक हैं। प्रधान उपवाक्य वो होते हैं जिनकी जो है मुख्य क्रिया होती है। आप जो वाक्य देखोगे और जिस उपवाक्य की क्रिया जो है वहां पर मुखिया का कार्य कर रही होगी, वो जो है प्रधान उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य से जो है व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर नीचे देखोगे,
वामिका इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर क्योंकि क्या है? व्यधिकरण योजक। आप क्योंकि का प्रयोग जो है संयुक्त वाक्य में भी देख सकते हैं, परंतु संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो है इन दोनों में अंतर इस प्रकार से देख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में जब आप दो उपवाक्यों को अलग करेंगे तो दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे होंगे, परंतु मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होगा। एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होगा। जैसे वामिका इसलिए रात भर पढ़ती है, तो दिमाग में प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि किस लिए पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, यानी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा, वह परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। ये आश्रित है, ये निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? वामिका के रात भर पढ़ने पर। अब आपने सरल वाक्य में देखा होगा स्वाति और अरुण। अब आप कहेंगे कि और का प्रयोग तो मैं आप लोगों को संयुक्त वाक्य में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। स्वाति और अरुण पिकनिक पर जा रहे हैं। यहाँ पर और जो योजक शब्द का प्रयोग हुआ है वो दो शब्दों के बीच में हुआ है। स्वाति और अरुण दो शब्दों के बीच में हुआ है, जबकि संयुक्त वाक्य में जो है और का प्रयोग जो है दो उपवाक्यों के बीच में होगा, यानी दोनों उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे होंगे, तो वहां पर जो है संयुक्त वाक्य होगा। तो दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। कई बार जो है कुछ बच्चे पेपर में परीक्षा में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो देखेंगे स्वाति अरुण के बीच में और का प्रयोग हुआ है तो लिख दो यहाँ पर संयुक्त वाक्य। नहीं बच्चे, उसको जो है आपको पहले टुकड़े करके देखना है कि क्या ये आपस में स्वतंत्र उपवाक्य बन रहे हैं। अगर स्वतंत्र उपवाक्य बन रहे हैं और वहां पर और का प्रयोग हुआ है तब वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। अगर ये दो शब्दों के बीच में प्रयोग हुआ है तो वहां पर संयुक्त वाक्य नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।